Good on all the students of class 7th. Last day we learned about real gas equation. कल हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और आपने देखा रियल गैस इक्वेशन कैसे बना है। उसके वॉल्यूम टर्म को चेंज करना पड़ा, उसके प्रेशर टर्म को चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये कल हमने डिस्कस किया कि जो केएमटी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है गैस का, उसमें दो गलत एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन जो गलत है कि टोटल वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये बात गलत है। और दूसरी बात, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये तो स्टेटमेंट है, ये गलत है। अब इसके बाद हम लोग थॉमस एंड्रयू का आइसोथर्म पढ़ना है लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो वो ग्राफ काफी लंबा चौड़ा होता है। द ग्राफ विल बी प्लॉटेड टुमारो। मैं कल उस ग्राफ को पहले से बना के रखूंगा, लेकिन उसके पहले आप इस कॉन्सेप्ट को जान लें कि लिक्विफिकेशन का काम होगा कैसे। पहले इसको जानते हैं और कल थॉमस एंड्रयू के ग्राफ को हम लोग समझेंगे। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करें कि अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में थॉमस एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई किया। यह असंभव बात थी। यह संभव इसलिए है कि जो नहीं है वो नहीं है, जो है वही है। साइंस क्या करता है, सिर्फ वैल्यू में चेंजिंग करता है। अब कोई चीज है जिसकी वैल्यू को घटाएगा बढ़ाएगा, इतना ही काम साइंस करता है। साइंस ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसको ला दे, यह संभव नहीं है साइंस के अंतर्गत। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी पैदा हो ही नहीं सकता, यह संभावना ही नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यह सिद्ध हुआ। और होने के बाद से हमने रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर टर्म को बढ़ाया। तो इस रूप में आज हम लोग लिक्विफिकेशन टेक्निक को देखेंगे। तो लिक्विफिकेशन में हम लोग को क्या करना हो, यह हमको समझना हो। तो गैसेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो बड़े ही वीक फोर्स लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। gaseous molecules feel very small forces of attraction, very small forces of attraction, very small forces of attraction। अट्रैक्शन की बहुत छोटी फोर्स ये महसूस करते हैं, और वो भी उनका रीजन ऑफ क्लाउड जहां ये महसूस होता है ठीक कम दूरी पर ये महसूस करते हैं। तो अब साइंस क्या किया, थॉमस एंड्रयू ने क्या किया कि हम अगर लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हमको करना क्या होगा, इस फोर्स को बढ़ाना होगा। तो इफ वी वांट टू चेंज अ गैस इनटू लिक्विड, इफ वी वांट change a gas in liquid, a gas into liquid, we need to increase the interparticle force. We need to increase the interparticle force. Increase the interparticle force. Particle force. अब अगर हम गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हमें इसके इंटर पार्टिकल फोर्स को बढ़ाना होगा। वो उपाय करना होगा जिससे कि इसके इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज कर पाए। तो इंटर पार्टिकल फोर्स इसके कैसे इंक्रीज करेंगे, उस कंडीशन को भी हमने देखा कि कहां गैस ला ओबेट नहीं है। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर गैस ला क्या है, ओबेट नहीं है। अर्थात अगर आप फोर्स को बढ़ाना चाहते हो तो रास्ता दो है, और दोनों रास्ते क्या हैं, एक तो प्रेशर आप बढ़ाओगे और दूसरा टेम्परेचर घटाओगे। सो यहां हम लोग देखते हैं कि आइडिया टू इंक्रीज द हाउ टू इंक्रीज द इंटरपार्टिकल फोर्स, हाउ टू इंक्रीज the interparticle force, the interparticle force। इस इंटरपार्टिकल फोर्स को इंक्रीज करने का क्या मेथड हमारे पास है, कैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो इसको इंक्रीज करने का जो मेथड है
वो डेविएशन में हमने देखा कि गैस जो है कहाँ डेविएशन करती हैं गैस लॉ से। तो दो कंडीशन हमने देखा था। नंबर 1 कंडीशन था हाई प्रेशर। अब अगर प्रेशर को हम बढ़ाते चले जाएं तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे, और जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, इनका फोर्स जो है ऑपरेट करना शुरू करेगा। तो यहां हम देखते हैं हाई प्रेशर में क्या होगा। हाई प्रेशर में होगा क्या, इन लिटिल वॉल्यूम गैस molecules come closer, ये काफी नजदीक आते हैं, और जब काफी नजदीक आएंगे तो इनका वाटरबॉल फोर्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहां देखते हैं इन लिटिल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन starts building। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अब बढ़ने लगता है, तैयार होने लगता है। हमने एक बात आपने देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने एक बात पढ़ी होगी कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न तो पैदा होती है और नहीं उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे हम लोग अगर ऊंचे जगह पर साइकिल चढ़ाते हैं, यहां से अगर इस पर हम चढ़ते हैं तो क्या होता है, ये ग्राउंड अगर मानते हैं तो इसकी हाइट बढ़ते चली जाती है, और यहाँ H1 मानते हैं, H2 मानते हैं, H3 मानते हैं, H4 मानते हैं। तो H4 इज बिगर देन H3 इज बिगर देन H2 इज बिगर देन H1। तो इसमें हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो आगे मैं बात बोलूंगा आपकी समझ में आए। तो ये यहां क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी जब इसकी इंक्रीज करेगी तो किसके कॉस्ट पर इंक्रीज करेगी, क्या इसका काइनेटिक एनर्जी यथावत रहेगा? सेम काइनेटिक एनर्जी इसमें पॉसिबल है? सेम काइनेटिक एनर्जी इसमें पॉसिबल नहीं है। ये अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस at the cost of kinetic energy, at the cost of kinetic energy। ये काइनेटिक एनर्जी की कीमत पर इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये एंगल मैंने थोड़ा बदला है आपको समझाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छे से इसे समझ आएंगे। अब यही बात हम यहां से चलते हैं। यहां से कोई साइकिल अगर नीचे आने लगे तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी increases at the cost of पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कीमत पर काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी की क्वांटिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बनती है। इस बात को ध्यान में रख करके हम इस चीज को देखेंगे। अब हाई प्रेशर में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक आ गए और उनके बीच में जो फोर्स है वो बिल्ड करने लगा, एक दूसरे को ऊपर इनका फोर्स काम करने लगा। अब अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, सेकेंड जो डेविएशन हमने पाया था रियल गैस इक्वेशन में, उस पर हम चर्चा करते हैं कि टेम्परेचर को लो करते हैं। तो on lowering of temperature, अगर इसके टेम्परेचर को हम लो करें तो क्या होगा, जब टेम्परेचर को लो करेंगे तो थर्मिक वैल्यू जो है गैस की घटेगी। यहां देखते हैं, थर्मिक वैल्यू विल इंक्रीज, थर्मिक वैल्यू ऑफ गैस विल डिक्रीज, इसकी थर्मिक वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और थर्मिक वैल्यू के डिक्रीज करने का क्या अर्थ हो गया कि थर्मिक वैल्यू क्या पैदा करता है गैस में, इसको समझना होगा। तो थर्मिक वैल्यू एड्स
adds to the kinetic energy, adds to the kinetic energy of the gas. ये काइनेटिक एनर्जी गैस का क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी का बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप देखेंगे K इक्वल टू हाफ mv²। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहें तो ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये भी आपका मास भी कांस्टेंट है। तो आखिर ये काइनेटिक एनर्जी को आप घटाओ बढ़ाओगे कैसे। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसके वेलोसिटी को बदलना पड़ता है, तुमको याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय चेंज इन वेलोसिटी, changes by change in velocity, change in velocity, ये वेलोसिटी में बदलाव लाई जाती है। तो जब आप ठंडा करोगे तो क्या होगा, ठंडा करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, घटने लगेगा उसका। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन लोअरिंग टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी उसकी घटने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज and subsequently, अब इसकी उल्टी बात क्या होगी, and subsequently potential energy will increase, potential energy will proportionally increase। अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है प्रोपोर्शनली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से पैदा होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी मैटर में कैसे आता है, इसे हमको समझना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी मैटर में कैसे आता है, क्या वजह है पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी मैटर में, तो हम इस बात को जानें कि पोटेंशियल एनर्जी कहां से पैदा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज attributed to the force of attraction, among particles में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। तो हमने क्या पाया कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्या होता है, गैस अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने लगती है, काइनेटिक एनर्जी उसका घटने लगता है, और इस प्रकार से उसके बीच का जो फोर्स है वो इंक्रीज करता है। अब ये वैल्यू हम लगातार प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या करें घटा रहे हैं, तो एक निश्चित हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस का फर्स्ट ड्रॉप क्या करेगा, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड में बदलेगा। तो जिस पॉइंट पर वो लिक्विड में बदलता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इससे हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट, मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जिसमें गैस जो है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जनरेट करती है। तो क्या व्हेन ए गैस changes into first drop of liquid, जब गैस अपना लिक्विड का पहला ड्रॉप बनाती है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा आपको, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल प्रेशर, ये दो टर्म आपको मिलेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर, यही क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें क्रिटिकल प्रेशर है और क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर यानी वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, देखिएगा that high pressure and low temperature when gas changes into first drop of liquid, अब ये लिक्विड के फर्स्ट ड्रॉप में जहां बदलती है उसे आपको क्रिटिकल प्रेशर है,
क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और ये चीज जो है क्रिटिकल पॉइंट के रूप में जाना जाता है। अब यहां हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, जैसे ये अगर हम मानते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैटर का स्टेट क्या होगा? गैस होगा, और क्रिटिकल पॉइंट के नीचे स्टेट क्या होगा? वेपर होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम देखने में हम समझते हैं कि गैस और वेपर जो समझने में एक चीज लगता है वो एक चीज नहीं है, गैस अलग है वेपर अलग है, दोनों में अंतर है। और अंतर क्या है उसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर स्टेट ऑफ मैटर गैस है और क्रिटिकल पॉइंट के नीचे स्टेट ऑफ मैटर वेपर है। तो यहां पर लिखते हैं गैस और वेपर का अंतर क्या है? गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर above critical point, above critical point or critical point which cannot be liquefied, which can't be liquefied, can't be liquefied। आप कुछ भी कर लेंगे ये गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इसको लिक्विड बनाने का कोई रास्ता नहीं। और वेपर क्या है? वेपर is the state of matter, the state of matter below critical point, below critical point, so critical point which can be liquefied, which can be liquefied, can be liquefied, जिसे हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो गैस और वेपर का जो अंतर है वो यहां हमने देखा, गैस के फोर्सेस को कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे वो लिक्विड में जाती है, इस चीज को हमने देखा। और थॉमस एंड्रयू का ग्राफ कल हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म हम लोग कल पढ़ेंगे। वो बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट ये है जो आपको जानना है कि लिक्विफिकेशन कैसे किया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका थियरी क्या है, इस थियरी के पीछे का केमिकल रीजन क्या है जिससे लिक्विफिकेशन लाया जाता है। अब कल हम लोग इसके बारे में, इसके लिक्विफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आइसोथर्म पढ़ के इसको और अच्छे से समझेंगे। अब आज हम लोग इसके बाद जो टॉपिक दी हुई है हमारे यहां पढ़ने के लिए स्टेट ऑफ मैटर में, वो टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक है लिक्विड। गैस पढ़ने के बाद हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे, और लिक्विड में जिस फिनोमेना को हमको पढ़ना है वो फिनोमेना है बॉइलिंग। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग क्या है और ये कब होती है, तो इसे हमें समझना है कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग में होता क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमको अपने दिमाग में रखना है वो ये कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना, फिनोमेनॉन। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब क्या हुआ? इसमें पूरी लिक्विड भाग लेती है, all liquid participates, all liquid participates, all liquid participates। इसमें टोटल लिक्विड जो है बॉइलिंग में भाग लेती है। बॉइलिंग होता कब है, ये कंडीशन कहां मिलेगा? तो बॉइलिंग होता कब है? जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड contracts the atmospheric pressure, contracts the atmospheric pressure। जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, खत्म कर देता है, तो लिक्विड बॉयल करने लगती है। अब इसको लोग सामान्य रूप से ये कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड अगर ये बराबर हो जाए किसके? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इसके ये बराबर हो जा रहा है तो इस कंडीशन में लिक्विड क्या करेगी? लिक्विड बॉइल्स, लिक्विड बॉयल करती है, बॉइल्स। अब जो लिक्विड बॉयल कर रही है उसे हम पहचानेंगे कैसे कि लिक्विड ये बॉयल कर रही है? तो लिक्विड जब बॉयल करती है तो होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लिक्विड। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग इज डिटेक्टेड, बॉइलिंग इज डिटेक्टेड
detected by seeing the refluxing of liquid, refluxing of liquid. अब लिक्विड क्या करता है? रिफ्लक्स करता है। रिफ्लक्स करने का मतलब ऊपर जाता है, नीचे आता है, अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग सिंपल कहते हैं अप एंड डाउन मोशन। ये खड़ा हो जाता है लिक्विड में, अप एंड डाउन मोशन। जब ये क्रिएट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि लिक्विड क्या कर रही है? बॉयल कर रही है। यहां बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसे हम लोग डिफाइन करें। इफ यू वांट टू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, देन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इसको देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द शार्प टेम्परेचर when refluxing of liquid starts, when refluxing of liquid starts is called boiling point. It's called boiling point. ये boiling point, ठीक है। तो ये boiling point है, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर होता है। अब यहां दो प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो दो प्रकार का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? एक है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तब मानते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कितने के बराबर माने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 atm मानते हैं। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट होती है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या मानते हैं? 1 bar मानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपको मालूम है कि 1 atm क्या है? लार्जर है 1 bar से। तो 1 atm इज लार्जर देन 1 bar। तो वैसे कंडीशन में आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? निष्कर्ष ये निकलेगा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन क्या? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बहुत का अंतर नहीं होता, बहुत कम का ही अंतर होता है। तो ये हमारा बॉइलिंग फिनोमेना है जिसको हमने लिक्विड के केस में पढ़ा। अब लिक्विड के केस में जो दूसरी बात हमको पढ़नी है वो पढ़ना है सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। सरफेस let us see the next point that we will study right now is your surface tension. अब यहां हम जो दूसरी बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? तो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12 में, तो सरफेस में क्या होता है? सिकुड़ने की एक क्षमता होती है और उसके वजह से उसमें एक टेंशन क्रिएट होता है। तो हम लोग लिखते हैं सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड, surface tension is the tendency of the liquid to occupy minimum surface। अब एक लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम सरफेस को प्राप्त करे। तो मिनिमम सरफेस उसको मिले, इसके लिए कोशिश करती है, ये सरफेस टेंशन कहलाता है। तो सरफेस टेंशन जो मिनिमम अपना एरिया चाहती है, तो मिनिमम एरिया पाने के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें सबका, तो सबसे छोटा फॉर्मूला 3 डायमेंशन में किसका आता है? सबसे छोटा फॉर्मूला आता है मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? मिनिमम सरफेस एरिया इज ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम होता है। तो इसके सरफेस एरिया को हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर में पाई आर स्क्वायर अगर लगाते हैं तो हमको सरफेस एरिया मिलता है। यानी कि यहाँ अगर फॉर्मूला मैं भूल नहीं रहा हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होता है जो सबसे छोटा है। 3 डायमेंशन में
सबसे छोटा सरफेस एरिया है। तो इसलिए लिक्विड का टेंडेंसी क्या होता है, लिक्विड का टेंडेंसी होता है वो स्फेरिकल शेप होती है। तो वाई drops are spherical in shape. Why drops are spherical in shape. Spherical in shape. अब drops जो होते हैं spherical in shape क्यों? तो इसका जवाब हम लोग तलाशेंगे क्या वजह है spherical in shape होने का। तो सीधा वजह है spherical in shape होने का सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, ड्रॉप स्फेरिकल शेप होता है, कम से कम सरफेस एरिया रखना चाहता है और सबसे कम सरफेस एरिया किसका, स्फेरिकल, इसलिए स्फेरिकल इन शेप होता है। अब हम लोग सरफेस टेंशन को ही सीधा डिफाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन ही क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। तो सरफेस टेंशन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है, सब लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन is the force acting at right angle on the surface, on the unit surface। तो यूनिट सरफेस पे जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, यूनिट सरफेस पे जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अब मानिए कि ये लाइन है, ये सरफेस है, इसके ऊपर में फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है राइट एंगल पर, तो ये फोर्स जो है ये सरफेस है और हम लोग इसको क्या निकालेंगे, न्यूटन मीटर माइनस ये होगा। और सरफेस एनर्जी अगर निकाली जाए तो सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इसको देखते हैं। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट जो बनती है वो एनर्जी है तो जूल होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एनर्जी का यूनिट होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब कभी हम लोग ब्रश को पानी में डालते हैं तो ब्रश क्या होता है, फैल जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग शेविंग ब्रश को पानी में डालते हैं तो ब्रश फैलने लगता है, जब हम ऊपर निकालते हैं तो ब्रश क्या होता है, चिपट जाता है। वो क्यों चिपटता है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड है वो कम से कम स्पेस लेने का प्रयास करती है और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रश चिपक जाता है। अब यहां एक घटना है जिसको हम पढ़ते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है, तो कैपिलैरिटी सरफेस टेंशन के कारण होने वाली एक घटना है। ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से एक घटना घटती है, इसे हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं। कैपिलैरिटी, ये कैपिलैरिटी कहलाती है जो सरफेस टेंशन की वजह से चलने वाली एक घटना, जिसे इवेंट ऑकरिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी होने की शर्त क्या है, पहले हम ये समझें कैपिलैरिटी कब होगी। कैपिलैरिटी तब होगी जब लिक्विड क्या करेगा, वेट करेगा हैंड्स को। तो हम लिखते हैं व्हेन लिक्विड वेट्स a glass tube। जब लिक्विड ग्लास ट्यूब को वेट करता है तो ये घटना घटती है, जब भिगोता है तब ये घटना घटती है। तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का मेन मैटर होता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो कैपिलैरिटी में क्या होता है, राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। किसी ट्यूब में लिक्विड जब चढ़ती है तो उसे हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं। और कैपिलैरिटी कब होगी, जब लिक्विड भिगो सकती है टेस्ट ट्यूब को या पदार्थ को, तब उसमें वो कैपिलैरिटी पैदा होती है, अन्यथा वो कैपिलैरिटी क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए पैरा जो है सब मरकरी कहते हैं, मरकरी कैपिलैरिटी में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मरकरी ग्लास को भिगो नहीं सकती। तो हम लोग एक बात लिखते हैं, एस जी कैनॉट वेट किसको, ग्लास ट्यूब। कैपिलैरिटी इज नॉट पॉसिबल, कैपिलैरिटी इज नॉट पॉसिबल। कैपिलैरिटी क्या है, पॉसिबल यहां नहीं है
और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो भिगो नहीं पाता है ग्लास। तो सर्विस टेंशन के बाद अब जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, जो आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा, वह है वो कॉन्सेप्ट है हमारा विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसको हम देखते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है ये समझते हैं। विस्कोसिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। तो हम लोग लिखेंगे विस्कोसिटी क्या, द intrinsic property of a liquid, the intrinsic property of a liquid, intrinsic property of a liquid by virtue of which one layer opposes the motion of another layer. One layer opposes the motion of another layer. Just the motion of another layer. अब ये अनदर लेयर जो है उसके मोशन का एक लेयर विरोध करता है, तो नीचे का लेयर के मोशन का ऊपर का लेयर विरोध करता है। ये हमको ध्यान रखना है कि जो लोअर लेयर है उसका विरोध ऊपर का लेयर करता है, ये ध्यान में होना चाहिए। तो यहां हम लोग जानते हैं, मान लिया जाए कि डिजेट डिस्टेंस पर, ये मानिए क्या है, डिजेट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू लेयर्स है, और इनके वेलोसिटी में जो चेंजिंग है वो dv है, इज द चेंज इन वेलोसिटी एट डिस्टेंस dz। तो dz पर अगर ये वेलोसिटी आपकी बदलती है, तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स को पहले लिक्विड के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिक्विड के फ्लो के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड a force is responsible, एक फोर्स क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसका डिपेंडेंस क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू dv डिवाइडेड बाय dz। अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dz, ये हमको मिलेगा। अब यहां हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, F इज इक्वल टू ईटा a इंटू dv बाय dz। ईटा क्या है, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। अब लिक्विड जो ज्यादा विस्कस होगी वो फ्लो कम करेगी, जो लिक्विड कम विस्कस होगी वो ज्यादा फ्लो करेगी। ये बात हमको यहां समझ लेना है। एंड विद दिस चैप्टर इज आउट। इसके साथ हमारा जो चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर वो खत्म हो गया, और आगे हम लोग कल से सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद से किताब हमारा बुक नंबर 1 खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।